नमस्कार प्यारे साथियों, सुप्रभात। कैसे हो सब? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो साथियों, जो पद्मावती समय है उस पे ये सेकंड लास्ट वीडियो है और पीछे के वीडियो में हमने छंद संख्या 61 तक पढ़ लिया था और अभी छंद संख्या 62 से लेकर 65 तक का अध्ययन करेंगे। उसको समझेंगे अच्छे से। देखते हैं छंद संख्या 62 क्या कहता है। दो दो पंक्ति इसकी कर लेंगे हम लोग। नय को हार नह जीत रही न रहही सूरवर, धर ऊपर भर परत करत अति युद्ध महाभर, कहूँ कमंद कहूँ मथ कहूँ कर चरण अंतरूरी। यहाँ तक देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो 3 पंक्ति हैं उसको देखते हैं। तो जीत मतलब जीतता था, नह मतलब नहीं, हार का मतलब हारना। नय को, नय तो कोई हारता था, न कोई जीतता था। रहे ही न रहे ही सूरवीर। यहाँ पर जो रहे ही शब्द आया है उसका अर्थ होता है रोकने पर भी। रोकने पर भी, न मतलब नहीं, रहे ही रुकता था, सूरवर का अर्थ हो जाएगा सूरवीर। तो जो युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में चल रहा था उसी का वर्णन किया गया है। धर मतलब धरती हो जाएगा, पृथ्वी। ऊपर का मतलब ऊपर हो जाएगा। भर का अर्थ यहाँ पर होता है भट। भर जो शब्द बना है वो भट से है, जिसका अर्थ वीर भी होता है। परत मतलब गिरते हैं। करत अति युद्ध महाबर। करत मतलब करते हैं, अति मतलब अत्यधिक, युद्ध का मतलब युद्ध हो जाएगा, महाभर मतलब हो जाएगा महाभट, यानी कि जो महान वीर हैं। फिर आगे देखते हैं। कहूँ मतलब कहीं पर। कमंद, कमंद का अर्थ होता है कबंद और कबंद का अर्थ होता है बिना मस्तक का धड़, जिसके सिर न हो, सिर कट चुका हो। कहूँ मत, कहीं पर, मत मतलब माथा या मस्तक पड़ा है। कहूँ कर चरण, फिर आगे की बात करें, कहाँ पर क्या पड़ा है, चरण पैर हो जाएगा। अंतरूरी, अंतरूरी का मतलब होता है अंतड़िया, क्या हो जाएगा, अंतड़िया। तो कठिन अर्थ तो ये हो गई। अब देख लेते हैं साथियों, इनका जो अर्थ है, व्याख्या है, वो क्या रहेगी वो देख लेते हैं। तो जो चंद्रवरदाई है वो युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस युद्ध में न तो कोई हारता है और न ही कोई जीत पा रहा था, अर्थात दोनों ओर के सैनिकों की वीरता के कारण वह युद्ध बराबरी का था। युद्ध का ऐसा उत्साह सूरवीरों पर छा गया था कि वे रोकने पर भी स्वयं को नहीं रोक सकते थे या वो रुकते नहीं थे। ठीक है। फिर आगे की जो पंक्ति है उसमें योद्धागण घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। जो सूरवीर है वो घायल होकर कहाँ गिर रहे थे, पृथ्वी पर गिर रहे थे। ऐसा वो युद्ध कर रहे थे, फिर भी वे युद्ध में वीरत नहीं होते थे, मतलब युद्ध से अलग नहीं होते थे। वो और अधिक उत्साह से भयंकर युद्ध करते थे, वो उस युद्ध से अलग नहीं होते थे। अर्थात वीर योद्धा भयानक संग्राम लड़ रहे थे और युद्ध क्षेत्र का जो दृश्य है वो बड़ा भयानक था। कहूँ कमंद कहूँ मत, कहीं सिर विहीन धड़ यानी कि कबंद पड़ा हुआ था, कहीं शरीर का बीच का भाग कटा पड़ा था, कहीं मस्तक पड़ा था, कहीं पर सिर कटा हुआ था, कहीं सिर का बीच का भाग कटा पड़ा था, कहीं हाथ पैर, कहूँ कर चरण, कर का मतलब हाथ, चरण का मतलब चरण, यानी कि कहीं पर हाथ पैर कटे हुए पड़े थे, तो कहीं पेट से आंतें, अंतरुणियाँ है, अंतड़ियाँ हैं, वो बाहर आ पड़ी थी। यानी कि यहाँ पर विपतस रस का प्रयोग किया गया है कि किस प्रकार युद्ध चल रहा था और उस युद्ध
का जो दृश्य था वो बड़ा ही भयानक था। ये 3 पंक्तियां हमारी हो गई। फिर चलते हैं नेक्स्ट 3 पंक्तियों पर साथियों। कहो कंद बही तेग, कहो सिर जुटी फूटी उर। कहो मतलब कहीं पर, कंद का मतलब होता है कंधे में से, बही मतलब पूर्ण वेग से, तेग मतलब तलवार। बही का मतलब पार होना भी होता है, तो कंधे से तलवार का पार होना। ठीक है। आगे चलते हैं। जुटी, जुटी का अर्थ होता है भिड़ना। फूटी का मतलब होता है फूटना। ठीक है। उर का मतलब होता है वक्ष स्थल। सिर का मतलब सिर होता है। फिर आगे चलते हैं। कहो दंत मत हय। ये देखो, से आ गया तो खे कर देना खुर, और से फिर आ गया तो फिर खे करना है खूपरी। खूपरी मतलब खोपड़ी, और खुर का मतलब खुर हो जाएगा, और खुर किसका है मतलब घोड़े का। ठीक है। मत का अर्थ होता है मदोन्मत, या मत कह सकते हो। मत का अर्थ मंत या मदोन्मत कह सकते हो आप। कुंभ का अर्थ होता है मस्तक। ब्रसुंड है, ब्रसुंड है का अर्थ हो जाता है सूंड, हाथी की सूंड। रुंड, रुंड का अर्थ हो जाता है फिर सिर हो जाएगा। हिंदवान रान भय भान मूस मुख गये तेग चहुआन जब। फिर आगे की बात करें, चौहान का या हिंदवान का मतलब हिंदुस्तान का, रान मतलब राजा, भय मतलब हो गया, भान मतलब सूर्य, ये से आ गया तो मुख कर देना। यानी कि जो हिंदुस्तान का जो राजा है, हिंदुओं को जो राजा है पृथ्वीराज चौहान, उसका मुख कैसा हो गया, सूर्य के समान हो गया। कैसे सूर्य के समान लाल हो गया, यानी कि क्रोध से लाल हो गया। गहिये तेग, और उन्होंने क्या कर ली, गहिये तेग मतलब तलवार को पकड़ लिया। चौहान जब, चौहान हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के लिए आया है। तो देखते हैं इन 3 पंक्तियों की क्या हो जाएगी व्याख्या विश्लेषण। तो आगे फिर जो चंद्रवरदाई है वो कहते हैं कि कहीं किसी योद्धा के कंधे को पार करती हुई तलवार दूसरी ओर निकल जाती थी, तो कहीं शत्रुओं के जो सिर है वो आपस में जुटी, मतलब जुटी का क्या अर्थ बताया था, टकराकर क्या हो जाते थे, फूट जाते थे, अर्थात चूर चूर हो जाते थे। युद्ध क्षेत्र में योद्धाओं के कटे हुए अंगों के साथ साथ कहो दंत, कहो मत है खुर खोपड़ी, यानी कि योद्धा तो मर ही रहे थे, उनके कटे हुए अंग तो पड़े ही थे, साथ साथ में हाथी और घोड़ों के कटे हुए अंग भी पड़े थे। यानी कि घोड़े के खुर, जो हाथी की खोपड़ी है, उसका सूंड है, वो कटा हुआ पड़ा था। ऐसे भयानक रस का प्रयोग यहाँ किया गया है, विपतस रस का प्रयोग किया गया है। तो कहीं हाथियों के दांत टूटे हुए पड़े थे। तो देखो दंत, ठीक है, मत यहाँ हाथी के लिए आया है, यानी कि जो हाथियों के दांत है वो कहीं टूटे हुए पड़े थे। तो कहीं घोड़ों के खुर और मस्तक पड़े हुए थे। कहीं हाथियों के कुंभ स्थल, कुंभ स्थल का मतलब सिर हो जाएगा, बरसुंड है मतलब सूंडे, और धड़ आदि कटे हुए पड़े थे। ऐसे भयानक युद्ध में हिंदू नरेश पृथ्वीराज चौहान ने जब अपने हाथ में तलवार पकड़ी, तब क्रोध के कारण उनका जो मुख था वो सूर्य के समान दीप्तिमान हो उठा, यानी कि वो लाल हो उठा क्रोध के कारण। तो साथियों ये हो गया छंद संख्या 62। तो इसका कला पक्ष भी देख लेते हैं साथ साथ में। कला पक्ष में क्या आ जाएगा, पहली बात तो युद्ध का सजीव, ऐसा लगता है कि युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है। इसके बाद में सबसे मेन इसमें है वीर रस का प्रयोग किया गया है, भयानक रस का प्रयोग किया गया है, तीसरा विभत्स रस का प्रयोग किया गया है, जहाँ खून हड्डियाँ इत्यादि, मतलब जहाँ दुर्गंध का भाव, ऐसा भाव हो वहाँ विपतस रस होता है। और यहाँ युद्ध में
ये किया गया है। इसके अलावा इसमें कवित छंद का प्रयोग किया गया है। कौन से छंद का? कवित छंद का। डिंगल पिंगल भाषा आ जाएगी मित्रों, डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल भाषा आ जाएगी। और ये इसका कलापक्ष हो गया। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट छंद की ओर, छंद संख्या 63। ये छंद संख्या 63 आपके समक्ष है, देख लेते हैं इसको। गही तेग चहुवान हिंदवान रान, गजजूथ परी कोप के हरि समान, करे रुंड मुंड करी कुंभ फारे, ब्रह्म सूर सामंत हु की गर्ज भारे। यहाँ तक देखते हैं। गही मतलब पकड़कर, तेग का अर्थ हो जाएगा तलवार, चहुवान हिंदवान, हिंदुस्तान का राजा, हिंदुओं का राजा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। रान का मतलब राजा हो जाएगा। गजम का अर्थ हाथी, जूथ का मतलब समूह हो जाएगा, परी मतलब टूट पड़ा, केहरी, केहरी का मतलब हो जाएगा सिंह, समान हो जाएगा समान। करे रुंड मुंड, देखो रुंड का अर्थ होता है बिना सिर का धड़, मुंड का अर्थ मुंडी यानी कि खोपड़ी या मस्तक कह दीजिएगा, करी का मतलब हाथी, कुंभ मतलब मस्तक, फारे मतलब फाड़ना, ठीक है, या अलग करना, जो भी रहा हो। वरसूर, वरसूर का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ वीर, हुकी मतलब हुंकार करके, गर्ज मतलब गर्जने लगे। ये तो हो गई इसके कठिन अर्थ। इसकी व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं साथियों। देखो, हिंदू नरेश पृथ्वीराज चौहान ने, जो हिंदुस्तान का नरेश है पृथ्वीराज चौहान, उसने अपने हाथ में क्या कर ली? तलवार पकड़ी और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए शत्रुओं पर इस प्रकार टूट पड़ा जैसे सिंह हाथियों के समूह पर टूट पड़ता है। तो यहाँ समानता की गई है तो उपमा अलंकार आया है। अगर कला पक्ष की बात करें तो युद्ध में हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान है, उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ ली और वो शत्रुओं पर उसी प्रकार टूट पड़ा जिस प्रकार जो सिंह होता है वो हाथियों के समूह पर क्या करता है? क्रोध से टूट पड़ता है। इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान भी हो गए थे। फिर आगे की बात करें तो उसने हाथियों के मस्तक काटकर, मुंड मतलब मस्तक हो जाएगा, मस्तक काटकर उनके धड़ों से क्या कर दिया? मस्तकों को अलग कर दिया। उसके जो सभी सूरवीर है, जो श्रेष्ठ वीर है और जो सामंत है, वो हुंकार बढ़ते हुए क्या करने लगे? गर्जना करने लगे। तो ये हो जाएगा साथियों छंद संख्या 63, जिसकी व्याख्या विश्लेषण भी हो चुकी है। बात करेंगे कला पक्ष की। तो छंद की बात करेंगे तो छंद आया है पदरी छंद। पदरी छंद का प्रयोग किया गया है। फिर उपमा अलंकार यहाँ बता ही दिया, क्योंकि जिस प्रकार शेर हाथियों के झुंड पर टूटता है उसी प्रकार, उसी के समान पृथ्वीराज भी शत्रुओं पर टूट पड़ा था। ओज गुण का यहाँ प्रयोग किया गया है। रस की बात करें तो वीर रस का यहाँ प्रयोग किया गया है। समा साथियों, अब चलते हैं छंद संख्या 64 की ओर। नेक्स्ट जो छंद है हमारा, क्या कहता है छंद संख्या 64? करो चीह चिकार करी कल्प भगे, मद तंजिय लाज उमंग मगे, दौरी गज अंध चहुआन केरो, घेरिए गिर्द चहु चख फेरो। यहाँ तक देखते हैं। पहले इसके कठिन अर्थों को देख लेते हैं। ये मित्रों यहाँ मिस प्रिंटिंग है। यहाँ क्या करेंगे हम? करी, और करी का अर्थ होता है हाथी। करी का अर्थ क्या होता है? हाथी। चीह चिकार, चीह चिकार का अर्थ होता है चित्कार करते हुए, या कह सकते हैं चिल्लाते हुए।
या चिंगाड़ते हुए, क्योंकि हाथी चिंगाड़ते हैं। करी का अर्थ होता है सूंड। कलप का मतलब कटी हुई हो जाएगा। भगे मतलब भागने लगे। फिर बात करें तंजिए। तंजिए का मतलब होता है छोड़कर। लाज का मतलब लज्जा हो जाएगा। उमंग का अर्थ उमंग हो जाएगा। मगे, मगे का मतलब हो जाएगा मारक। मगे का अर्थ क्या हो जाएगा? मारक। दौरी, दौरी मतलब दौड़कर। गज का मतलब हाथी हो जाएगा। अंध मतलब अंधे के समान। चहुआन का मतलब पृथ्वीराज चौहान के लिए आया है। केरो मतलब हो जाएगा का। केरो का मतलब का। घेरिए मतलब घेर लिया। गिरद का मतलब हो जाएगा गर्द या धूल। चीहो मतलब चारों ओर। चक का मतलब होता है चक्र। फेरो मतलब फेरा लगाना। हाथी बावड़ी तरेड़ की तरह भागने लगे। अब इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। तो जो चंदवरदाई है वो सजीव वर्णन कर रहे हैं, और जो शहाबुद्दीन गोरी की सेना है उन पर हाथियों का आक्रमण किया तब कैसी भगदड़ मची, इन पंक्तियों में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गोरी की सेना के हाथियों पर कुपित होकर जब आक्रमण किया तो जो हाथी है वो चिंघाड़ते हुए क्या करने लगे? भागने लगे। सूंड कटे हुए हाथी अपने मद को भूल लार टपकाते हुए जान बचाने के लिए मुंह उठाए जिधर रास्ता मिला उधर भागने लगे। मद तजिए मतलब जो उनमें उमंग थी, जो युद्ध वो कर रहे थे उन्मत्त होकर, अब जब उनके सूंड कट चुके हैं तो वो अपने मद को भूलकर, उन्मत्त को भूलकर लज्जापूर्ण जहां मार्ग मिला, मगे मतलब मार्ग, जहां भी मार्ग मिला वहां सिर उठाए भागने लगे। दौरी गज अंध चौहान केरो। यह देखकर चौहान नरेश पृथ्वीराज ने अपने हाथी को प्रेरित किया और वह उमंग से भरकर अंधे के समान, जो गज था वो अंधे के समान उन्मत्त होकर उन हाथियों का पीछा करने लगा। जो पृथ्वीराज चौहान का हाथी था वो उन हाथियों का पीछा करने लगा। भागते हुए हाथियों के पैरों से वहां इतनी धूल उड़ी कि इसके कारण वहां क्या हो गया? जो धूल उड़ रही थी उसके कारण चारों ओर अंधकार छा गया, और वे हाथी धूल के उस बाउंड्री में कुछ भी दिखाई न देने के कारण वहीं चक्कर काटते रहे, अर्थात उन्हें निकल भागने का रास्ता न मिल सका। तो ये शहाबुद्दीन गोरी की जो सेना के हाथी थे उनका ये हाल हुआ था। तो कला पक्ष की बात कर लेते हैं। पहली बात, वीर रस का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, पदरी छंद आया है। भाषा की बात करें तो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल पिंगल। करी कलप में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और वैसे देखें तो अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ किया गया है, जिसके कारण यहाँ अतिशोक्ति अलंकार आया है। क्लियर है? अब चलते हैं छंद संख्या 65, देखते हैं क्या कहता है छंद संख्या 65। तो गिरद उड़ी भान आधार रैन, गई सुधी सुझे नहीं मज्झी नैन, सिरनाए कमान पर थी राज राज पकड़िए साही जिम कुलिंग बाज। तो कठिन अर्थ जान लेते हैं सबसे पहले। गिरद का मतलब होता है गर्द या धूल। भान का अर्थ होता है सूर्य। अंधार का मतलब होता है अंधकार, और रैन का मतलब होता है रात्रि। गई सुधी, सुधी का मतलब होता है सुधबुध या चेतना। सुझे सूझता है, दिखता है या दिखाई देता है। मझी, मझी मतलब मध्य में। नैन का मतलब होता है नेत्र या डोबे। सिर का मतलब सिर हो जाएगा नाये, नाये मतलब डालकर। कम्बान का मतलब होता है धनुष। पकड़िए, ये तो पृथ्वीराज राजा के लिए आ जाएगा। पकड़िए, पकड़ लिया,
शाही मतलब यहाँ बादशाह शहाबुद्दीन गौरी के लिए आया है। जिम जैसे, कुलिंग का मतलब होता है एक चिड़िया जिसका नाम होता है गोरैया, जो घरेलू चिड़िया होती है। बाज का मतलब होता है बाज पक्षी। अब छोटा मोटा भी शिकार नहीं किया, यानी कि पृथ्वीराज के लिए तो वो एक चिड़िया के समान ही है शहाबुद्दीन गौरी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या है व्याख्या। अब हुआ क्या, जब युद्ध चल रहा था उस समय हाथियों की भगदड़ से चारों ओर क्या हुआ, धूल का ऐसा गुंबार उठा कि सूर्य छिप गया और दिन में भी रात का अंधेरा चारों ओर छा गया। लोगों की सुध बुध यानी कि चेतना है वो खो गई और आंखों से कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया, अर्थात धूल के गुंबार में आंखों को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। क्लियर है। इस अंधेरे का लाभ उठाकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने धनुष की डोरी शहाबुद्दीन की गर्दन में डालकर उसे उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे बाज नामक पक्षी क्या कर लेता है, गोरैया को अपने पंजे में दबा लेता है। अर्थात पृथ्वीराज ने युद्ध क्षेत्र में शहाबुद्दीन गौरी को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। तो ये तो हो गई इसकी व्याख्या। और कला पक्ष की बात करें तो पहली बात वीर रस का प्रयोग किया गया है। रस की बात करें, गुण की बात करें तो ओज गुण का प्रयोग किया गया है। छंद की बात करें तो पदरी छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा की बात करें तो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, डिंगल पिंगल। और यहाँ अगर देखें जिम, जिम जहाँ शब्द आ जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्यों? क्योंकि शहाबुद्दीन गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने उसी समान पकड़ लिया जिस प्रकार बाज पक्षी होता है वो गोरैया चिड़िया को पकड़ लेता है। ठीक है। इसके अलावा अतिशोक्ति, यहाँ क्या आ जाएगा, अलंकार आ जाएगा, क्योंकि अभी पद छंद संख्या 66 आपके समक्ष आ चुका है। तो पद छंद संख्या 66 क्या कहता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, कठिन अर्थ को जान लेंगे। तो ले चलियो सिताबी करी फारी फौजम, परे मीर से पंच तह सेत चौजम, रजपूत 50 जूझई अमोरम, बजे जीत की नद निशान घोरम। तो छंद संख्या 66 की बात करें तो चलियो, चलियो ले चलियो मतलब लेकर चल पड़ा। सिताबी, देखो साथियों ये है फारसी भाषा का शब्द और सिताबी का अर्थ होता है शीघ्र। सिताबी का अर्थ क्या होता है, शीघ्र। फारी फौजम, फारी फौजम का मतलब शहाबुद्दीन गौरी की सेना को चीरते हुए, शहाबुद्दीन गौरी की सेना को चीरते हुए हो जाएगा। अब बात करें आगे मीर, मीर का अर्थ क्या होता है, सरदार। मीर का अर्थ क्या हो जाएगा, सरदार। से पंच, से पंच का अर्थ हो जाता है 500। से पंच का अर्थ क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तह, वहां पर खेत चौजम, चौजम का अर्थ होता है चुने हुए। रजपूत, रजपूत का अर्थ होता है राजपूत। 50 का अर्थ होता है 50। जूझे मतलब जूझ रहे थे। अमोर मतलब अमूल्य। और देखो यहां खेत जो है इसका अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, और अमोरम का अर्थ क्या हो जाएगा, अमूल्य। बजई का अर्थ होता है बजना, जीत का मतलब जीत हो जाएगा। नद का मतलब ध्वनि होता है। निशान का अर्थ नगाड़े। घोरम का अर्थ हो जाएगा भयंकर। तो शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के मध्य युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में शहाबुद्दीन गौरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा पकड़ लिया गया है। अब वो पृथ्वीराज चौहान है वो शहाबुद्दीन गौरी को उसी की सेना को चीरते हुए शीघ्रता से दिल्ली की ओर चल पड़े हैं। इस युद्ध रण क्षेत्र में
500 से पंच दे रखा है, 500 मीर मतलब सरदार है, जो चुने हुए सरदार है वो क्या हो चुके हैं, मारे गए थे। किसके? शहाबुद्दीन गौरी के। जबकि पृथ्वीराज चौहान के 50 अमूल्य जो राजपूत है उन्होंने युद्ध में वीरगति प्राप्त की, और इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में विजय होती है। और विजय होने के उपरांत चारों ओर पृथ्वीराज चौहान की जीत के नगाड़े भयंकर ध्वनि या उद्घोष करते हुए बजने लगे। तो ये हो गया छंद संख्या 66। और कला पक्ष की बात करें तो यहाँ देखेंगे आप, पहली बात तो वीर रस का प्रयोग यहाँ किया गया है, फिर डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है, पदरी छंद का प्रयोग यहाँ किया गया है, करी फारी फोजम अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो और अगर देखो एक शब्द और आया है यहाँ चौजम, यहाँ चौजम शब्द का कुछ टीकाकारों ने मुर्गी के बच्चे से अर्थ लगाया है, यानी कि शहाबुद्दीन की जो सेना है उसके जो 500 सरदार है वो मुर्गी के चूजों की तरह युद्ध क्षेत्र में मरे पड़े थे, ऐसे टीकाकारों का मानना है। तो छंद संख्या 66 तक हमारा हो चुका है, और अंतिम जो वीडियो है उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट छंदों पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।